जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है यार आप सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमज़ा भाई ये डिस्टिंक्शन क्या होती है, ये एमबीबीएस में मेडल क्या होता है, सिल्वर मेडल क्या होता है, गोल्ड मेडल क्या होता है। आपकी क्लास की किसी लड़की के को 23 मेडल्स भी आए हैं, तो हम किस तरह लें, हमें एमबीबीएस की गाइडेंस दें, हमारा भी प्रॉफ सर पे है। तो जनाब आप लोगों के लिए आपका भाई हाजिर है। इसमें आपको सारी डिटेल्स मेडल्स के हवाले से और डिस्टिंक्शंस के हवाले से दी जाएंगी। मैंने अपने साथ के और भी जितने मेडल होल्डर्स थे मैंने उनसे भी कंसल्ट किया है, तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। Dr. Hamza Ashraf Zia received silver medal for standing first in the subject of ENT for the year 2019. तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्र है और बहुत करम है कि आपके भाई को 5 डिस्टिंक्शंस मिली और आपके भाई का एक सिल्वर मेडल था एमबीबीएस के अंदर। अब मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले डिस्कस ये करूंगा कि जब आप एमबीबीएस के अंदर आते हैं तो उसके अंदर पास करने का और डिस्टिंक्शन लेने का और मेडल लेने का क्राइटेरिया क्या होता है। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जब आप 50% से मार्क्स ज़्यादा लेते हैं तो तब आप कंसिडर होते हैं कि आप उस एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं। आपकी जो रिज़ल्ट कार्ड है उसके सामने लिखा जाता है पास। अगर आप उस रिज़ल्ट जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपके मार्क्स आए 80% से ज़्यादा, एग्रीगेट जो 80% से ज़्यादा, तो वो कंसिडर किया जाता है कि आपके उस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है, उसका आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं तो फिर आपको उस सब्जेक्ट के अंदर मिलता है मेडल। फॉर एग्जाम्पल मेरा सब्जेक्ट था ईएनटी और मेरी ईएनटी के अंदर थी डिस्टिंक्शन और मेरे साथ 5 लोगों की डिस्टिंक्शन थी, मैं और 4 और लोगों की। लेकिन उन 5 लोगों में से सबसे ज़्यादा मार्क्स थे मेरे, तो जब मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा थे तो मुझे उसका मिल गया सिल्वर मेडल। क्लियर होगी बात। डिस्टिंक्शन 5 लोग भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, लेकिन उन 100 लोगों में से जो एक बंदे के मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे उसको क्या मिलेगा? सिल्वर मेडल। और जिसके मार्क्स पूरी क्लास में ओवरऑल मार्क्स कंबाइन करके सारे सब्जेक्ट के सब ज्यादा होंगे उसको मिलता है गोल्ड मेडल। तो ये आपको मैंने कहा सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि क्राइटेरिया क्या है डिस्टिंक्शन का, क्राइटेरिया क्या है जनाब मेडल का। ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि जी हमजा भाई हमें समझ तो आ गई है कि जी मेडल और डिस्टिंक्शन होती क्या है, लेकिन अब हमने ये मेडल और डिस्टिंक्शन लेना है तो हमें आप ये बताएं कि हम कैसे लें, हम कैसे जनाब डिस्टिंक्शन स्कोर करें और कैसे हम मेडल स्कोर करें और इनका स्कोप क्या है। अगर हम स्कोप की बात करें तो जी किसी भी जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, किसी भी जब आप पैनल के सामने जाते हैं, तो आपकी सीवी पे जब डिस्टिंक्शंस लिखी हो, आपकी जो नंबर जो प्लेट होती है नेम प्लेट डॉक्टर की, उसके सामने सिल्वर मेडलिस्ट या गोल्ड मेडलिस्ट लिखा हो तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करता है, आपका जो इंप्रेशन होता है उसको इंक्रीज करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक वकील है और आप सिंपल वकील हैं या आप बैरिस्टर हैं तो वो एक इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप एक लोकल यूनिवर्सिटी से हैं या फिर आप नस्ट से हैं या यूईटी से हैं तो दैट क्रिएट्स इम्पैक्ट। इसी तरह इस चीज़ का भी एक इम्प्रेशन होता है, इस चीज़ का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, डिस्टिंक्शन का भी और मेडल्स का भी। ये तो हो गया इसका स्कोप और इसका इंप्रेशन क्या है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जी लेने कैसे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि मैंने, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज तक कभी ना किसी डिस्टिंक्शन के लिए एम किया और ना किसी मेडल के लिए एम किया। मैं कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूं कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि जी मैंने लेनी है या मैंने जनाब जो मर्जी हो जाए दुनिया इधर से उधर हो जाए मैंने लेना। नो, आई ऑलवेज स्टडीड माई बेस्ट। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की और बाकी मैंने छोड़ दिया अल्लाह की ज़ात पे कि अगर अल्लाह की ज़ात ने मेरी किस्मत में लिखा होगा आ जाएगा, नहीं लिखा होगा नहीं आएगा। कुछ सब्जेक्ट्स में मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, उसमें मेरी डिस्टिंक्शन भी नहीं आई, और कुछ सब्जेक्ट में मेरी तैयारी नॉर्मल थी, उसमें मेरा मेडल भी आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जब आपका रिजल्ट कंपाइल होता है ना तो उसमें नो डाउट एक बहुत बड़ा फैक्टर आपकी मेहनत और आपकी पढ़ाई का होता है, लेकिन देर आर सेवरल अदर फैक्टर्स जिसकी बेस पे आपका रिजल्ट बनता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका वाइवा कौन सा एग्जामिनर ले रहा है, उस एग्जामिनर का मूड कैसा है, आपका एग्ज़ाम कैसा है, क्या वो आसान है क्या वो मुश्किल है, एग्ज़ाम को चेक करने वाला बंदा कैसा है, ठीक है, आपका जो टोटल एग्रीगेट है वो कैसा बना है, आपके एमसीक्यूज रिस्पांस फॉर्म जो है उसके अंदर आपके एमसीक्यूज कितने ठीक हुए हैं, वाइवा के अंदर एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हुआ है या नहीं हुआ, एग्जामिनर जो आपका है वो एक्सटर्नल कौन सा है इंटरनल कौन सा है। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जामिनर्स हैं वो लाइट होते हैं, वो मार्क्स ज़्यादा देते हैं, कुछ सख्त होते हैं वो कम मार्क्स देते हैं। तो आपकी किस्मत है ना, आप सख्त वाले के पास चले जाओ, कोई लाइट के पास चला जाए।
तो ये मल्टीपल फैक्टर्स कंबाइन होकर बनता है आपका रिजल्ट। फिर अगर ओवरऑल आपके 80% से मार्क्स ज़्यादा हो, यू विल स्कोर डिस्टिंक्शन। अगर आपके मार्क्स कम हो, यू विल ओनली पास। अगर आपको वाइवा में वो फेल कर दे, रिटर्न में आप फेल हो जाए, तो आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम में आपको उसको क्लियर करना पड़ता है। तो बात ये, चूंकि इतने सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, खाली मेहनत मैटर नहीं करती। तो अगर आप सबसे ज़्यादा मेहनत करके उस चीज़ को अपने दिल के साथ लगा लोगे और अगर आपकी अल्लाह ना करे पास आप ना हो सको या आपकी डिस्टिंक्शन ना आए, तो आप हर्ट होते हो। इसलिए कभी अनड्यू एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने नहीं लगानी। अपनी तरफ से मेहनत की, अल्लाह पे छोड़ दिया कि या अल्लाह आगे अगर मेरी डिस्टिंक्शन आनी है, मेरा मेडल आना है, तो मेरे एग्जामिनर्स भी अच्छे लगाना, मेरा पेपर भी अच्छा चेक हो, मेरा पेपर भी आसान आए। डिपेंड करता है ना आपकी किस्मत में कि पेपर अगर किसी अच्छे एग्जामिनर ने बनाया, वो पास पेपर में से बना दे, आपको सारे सवाल आते हो। ये भी हो सकता है कि वो जो है अनकन्वेंशनल पेपर बना दे और आपको बिल्कुल भी ना आता हो। तो ये टोटल आपकी लक होती है। तो लक और मेहनत को मिला के आपका रिजल्ट बनता है। इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को सबसे पहले दिल पे नहीं लगाना। आप लोगों ने बस मेहनत कर दी, अल्लाह पे छोड़ दी। अल्लाह की ज़ात आप लोगों के लिए बेहतरी करती है, वो 70 माओ से ज़्यादा आप लोगों से प्यार करती है। पॉइंट नंबर 2, हार्ड स्टडी वर्सेज स्मार्ट स्टडी। आपका एक सिलेबस है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों का सिलेबस है, तो इसको 2 अप्रोचेस के जरिए किया जा सकता है। एक ये है कि जनाब मैं सबसे मोटी किताब पकड़ूँ, ठीक है, और मैं उसको A to लेकर Z तक सारी की सारी पढ़ी जाऊँ, ठीक है, और मैं उसको जो है ना बस पढ़ता ही रहूँ और मुझे कोई समझ ना आए और बस मैं उसको रिप्रोड्यूस भी ना कर सकूँ। दूसरा तरीका वो है मेरे वाला कि मैं सबसे पहले देखूँ इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं, मैं देखूँ पास्ट पेपर में किस तरह के सवाल आ रहे हैं, मैं सॉल्व पास्ट पेपर देख के देखूँ उनको अटेम्प्ट कैसे किया हुआ लोगों ने, डायग्राम्स कहाँ से बनाई हुई, एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे किया हुआ है, सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, और जनाब मैंने जो है ना इस तरीके से किस तरह लिखना है कि एग्जामिनर मेरा पेपर देख के इम्प्रेस हो जाए, वो कहा यार वाह यार इस बच्चे जैसा तो कोई है ही नहीं। मैंने रिप्रोड्यूस कैसे अच्छे तरीके से करना है। अगर मैं ये देखूं और मेरे जैसा बंदा वो देखे, अगर मैं छोटी बुक पढ़ूंगा तो मैं उसको 10 दफ़ा रिवाइज कर सकता हूँ, मैं उसको अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस करूंगा। लेकिन अगर मैं इतनी मोटी बुक पढ़ूंगा तो वो तो मेरे से 1 दफ़ा भी नहीं पढ़ी जाएगी, ना ही रिवाइज होगी, ना ही उसका कोई फ़ायदा होगा। तो जो आपकी अप्रोच है ना आपके सिलेबस की तरफ, वो भी डिफाइन करती है कि आपने डिस्टिंक्शन लेनी है या आपने नहीं लेनी, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो बड़ी किताब पढ़ेगा, बड़ी किताब में कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं, वही डिस्टिंक्शन लेगा, जो जनाब सारी किताब पढ़ेगा वही डिस्टिंक्शन लेगा। नो, दिस इज़ नॉट एफएससी। मैंने वो भी लोग देखे जो खाली पास्ट पेपर करके भी डिस्टिंक्शंस ले जाते हैं, छोटी छोटी किताबें पढ़ के। क्यों? क्योंकि उनकी अप्रोच बड़ी जो है ना होती है प्रैक्टिकल किस्म की। उनको पता होता है कैसा क्वेश्चन आना है, कैसा मैंने आंसर करना है, और वो एक दिन में भी तैयारी करके बड़े आराम से निकल जाते हैं। कुछ वो भी लोग होते हैं जो सारा सारा साल पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता हमने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना, वो लोग रह जाते हैं। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, अप्रोच आपकी बहुत मैटर करती है। तीसरे पॉइंट पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो ये करते हैं कि जनाब जब उनका पेपर्स आ गए तो वो ना सब कुछ छोड़ छाड़ के खाना पीना छोड़ दिया, नींदें छोड़ दी, सारी सारी रात जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दरवाजे बंद कर दिए, जनाब हमारी तैयारी हो रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉफ की बहुत टेंशन है, जनाब नमाजें छोड़ दी, अपना दरवाजा कमरे बंद है, पानी पी नहीं पी रही, किसी को मिल नहीं रहे। ये जो अप्रोच है ना, प्रॉफ से 1 रात पहले सारी रात जनाब उल्लुओं की तरह जाग रहे हैं और अगले दिन सुबह लड़के जो है सिगरेट पी रहे हैं, स्टिंग पकड़ी हुई है, अपना लड़कियां जो है वो भी सारी सारी रात जाग रही हैं और सो नहीं रही हैं, और वो बस आंखें जो है ना पेपर के जो टाइम आकर उनकी फुल आंखें लाल हुई पड़ी हैं। एक ही अप्रोच है ये, मैं समझता हूँ कि एबनॉर्मल अप्रोच है। अगर कोई दूसरा बंदा देखा तो उसको इंप्रेशन तो बड़ा पड़ता है कि यार ये सारी रात उठ के पढ़ता रहा है और ये तो सोया नहीं है, ये तो 1 महीने से लड़की ने दरवाज़ा बंद करके पढ़ती ही रही है, इसने तो खाना भी नहीं खाया, इसको तो होश ही नहीं थी, इसने तो पता नहीं कितना पढ़ लिया होगा। दिस इज अ पैथेटिक अप्रोच, दिस इज अ वेरी नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि भाईजान आप लोगों ने सारा साल थोड़ा थोड़ा पढ़ा हो, अपने माइंड को रेस्ट दिया हो, आप लोगों ने हेल्दी डाइट ली हो, ये नहीं सिगरेट और स्टिंग वगैरह चढ़ाए हो और अजीब सा ही सीन हो, आप लोगों ने प्रॉपर डाइट हो और आप लोगों ने अपने जहन को रिफ्रेश करने के लिए अपनी फैमिली को भी टाइम दिया और बैलेंस किया हो। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका माइंड ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, जो आप पढ़ेंगे वो ज़्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस करेगा पेपर में। तो आप लोगों की जो रूटीन है ना, इसके ऊपर बहुत मैटर करता है कि आप लोग किस तरह से चलना है। अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं और बाकी अगर आप लोगों की किस्मत आप लोगों के साथ होती है तो इंशाल्लाह आप लोगों की डिस्टिंक्शन क्यों नहीं आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, और मैं भी आप लोगों के इसके अंदर साथ हूँ। कोई और चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो भाई से तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। आप लोगों ने कोई और जो है ना टिप्स मेरे से लेनी हो कोई पढ़ाई के हवाले से तो वो ज़रूर मैं आप लोगों को दूंगा। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन कमेंट्स। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।